लेकिन एगो अपवाद है। अपवाद कौन सी है? कॉपर है और जिंक है। जब कॉपर और जिंक को एक जगह सटा के रखिएगा तो कुछ दिन के बाद वो प्यार करने लगता है, प्यार कर लेता है, यानी एक दूसरे में वो चिपक जाता है। लेकिन जनरली जो है ठोस पदार्थ का मिश्रण नहीं होता है। चलिए, इससे पहले जो हम लोग क्लास किए थे उसमें पदार्थ का जो कण था, उस कण का जो क्या क्या गुण वो प्रदर्शित करता है, इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से हम लोग देखे थे। एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है हम लोग इस चीज़ को समझे थे। ठीक है, और आज जो है हम लोग इस बात को देखने वाले हैं, जो किसी भी पदार्थ को जो है कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी उसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो कितने रूप में किया गया है। ठीक है, कहे तो हम लोग आज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को देखने वाले हैं, पदार्थ के वर्गीकरण को हम लोग जो है आज देखने वाले हैं, और इसको मक्खन की तरह हम लोग उड़ा देंगे और धीरे धीरे से समझते हुए चले जाएंगे। 3-4 पॉइंट ऐसा आपको है, अगर उसको ध्यान में आप रख लेते हो तो पदार्थ का वर्गीकरण करने में आपको ज़रा सा भी परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है वो ठोस में, उसके बाद द्रव में, और तीसरा जो है आपको गैस में किया गया है। ठीक है, यानी पदार्थ का 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस होता है। वैसे 5 गो अवस्था, 5 गो अवस्था 2 गो अभी नहीं पढ़ना है हम लोगों को। एगो होता है प्लाज्मा अवस्था, एगो होता है बोस-एंटिन कंडेंसेट अवस्था, लेकिन इसको जो है हम लोग लास्ट में देखेंगे। अभी हम लोग के काम का सिर्फ ये 3 गो है, ठोस है, द्रव है और गैस है। अब हमें एक बात बताइए, पदार्थ का जो वर्गीकरण किया गया है, क्या ज़रूरी था पदार्थ का वर्गीकरण करना? हमें पदार्थ का वर्गीकरण क्यों करना पड़ा है? तो इसके पीछे भी रीज़न है। इसका रीज़न यही है, जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट में देखे थे, जो हर एक पदार्थ, हर एक मैटर जो है उसका जो गुण था, उसका जो कण था, पार्टिकल था, उसका गुण अलग अलग वो प्रदर्शित करता था। इसी वजह से जो है हमें पदार्थ का वर्गीकरण करना पड़ा। जो जिसका जो गुण होगा उसके आधार पर अगर हम उस चीज़ को वर्गीकृत कर दें तो हमें स्टडी करने में आगे आसानी होगी, सहूलियत होगी। इसीलिए हमें जो है क्लासिफिकेशन करना पड़ा पदार्थ को। इस बात आपको क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब चलिए, अब दूसरा बात हम लोग ये जानते हैं, जो पदार्थ का जो वर्गीकरण किया गया है, ठोस, द्रव, गैस, तो हमारे शरीर में भी ये तीनों का तीनों होता है। अगर आप लोग को गिनाने की कोशिश करें, हमारा जो दांत बना हुआ है, हड्डी बना हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये ठोस है, ठोस है। उसके बाद हमारे शरीर के अंदर ब्लड है, खून है, ये सब आपको द्रव अवस्था में आता है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग ऑक्सीजन को सांस में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो छोड़ते हैं वो गैस के रूप में होता है। यानी हम लोग कहे तो पदार्थ का तीनों अवस्था हमारे शरीर में मौजूद है। ठीक है, अब चलिए, पदार्थ का जो है पहला अवस्था यानी सॉलिड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉलिड में 3-4 पॉइंट ऐसा है जिसको आप ध्यान में रखिएगा, तो सॉलिड से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, पहला पॉइंट आपका है इंट्रामोलिकुलर फोर्स, जिसके बारे में आपको हम बताए थे एक्सपेरिमेंट में। इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है? यानी कि अंतराक अणुक आकर्षण बल। जो पदार्थ का कण है उसका जो बीच में कुछ ना कुछ बल लगता है। जैसे हम लोग अभी पृथ्वी पर है तो पृथ्वी पर आकर्षण बल लग रहा है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। जो किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकेगा तो फिर वो पृथ्वी जो है अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसको नीचे खींच लेती है। ठीक है, तो पदार्थ का जो कण है, पदार्थ के कण के बीच भी कुछ बल लगता है, जिसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर फोर्स बोलते हैं, यानी अंतराक अणुक बल बोलते हैं। आपको ये एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको बता दिए। तो इसका ये फोर्स जो है बहुत मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है तो छोड़ने का नाम नहीं लेता है। यानी कि जब आप किसी से प्यार करते हो और 2 से 3 साल आपका हो जाता है तो आप दोनों के बीच में इतना मजबूत बॉन्डिंग बन जाती है, जो एक रोज़ नहीं देखिएगा, 10 मिनट बात नहीं कीजिएगा तो आपके दिल में बेचैनी सा पैदा हो जाता है। सेम इसी प्रकार से ठोस के कण का हाल है। अगर ठोस का कण उससे भागना चाहे तो वो भाग नहीं पाएगा, क्योंकि उसके आकर्षण बल इतना मजबूत है, वो छोड़ेगा ही नहीं जो वो भाग पाएगा। ठीक है, अब देखिए, दूसरा आपका है इंट्रामोलिकुलर स्पेस, यानी कि अंतराक अणुक ये स्थान। कहने का मतलब कोई भी पदार्थ जो है उसके कण जो है, तो कण के बीच में कुछ ना कुछ स्थान होगा। और पहले का जो साइंटिस्ट थे, 2-2 मत था इसके बीच में, जो पदार्थ के कण जो है सरफेस के रूप में होता है, कोई बोल रहा था जो कण के रूप में, पार्टिकल के रूप में होता है। इसको भी हम लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है सारा कुछ को हम लोग डाउट क्लियर हो गए थे। ठीक है, इसका जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस होगा बहुत ही कम होगा, यानी कि 2 पार्टिकल के बीच का जो जगह होगा, जो जिस पार्टिकल से कोई भी मैटर बना हुआ है उस पार्टिकल के बीच में जो जगह है वो इतना कम होता है, ना कि वो और दूर जा सकता है और ना ही पास हो सकता है। लेकिन हाँ, पदार्थ के कण का एगो बहुत ही बड़ा मतलब ये है, जो पदार्थ का कण जो है वो अपने विराम के स्थान पर, यानी कि जहाँ पर वो टिका हुआ है वहाँ पर वाइब्रेट होते रहता है, यानी कंपन करते हुए रहता है, वो अस्थिर नहीं बैठता है। भले वो दीवार फांग के नहीं जा सके, यहाँ से उधर, इस क्लास से उस बाहर नहीं जा सके, लेकिन जब वो क्लास में रहेगा तो वो हरदम जो है
नोटीपना करता रहेगा। जैसे कि आप लोग अभी पढ़ते होंगे, पढ़ने उसमें देखे होते होंगे एक दो बच्चा जो होता है बड़ा खच्चर होता है, भले टीचर कितनों भी उसको दमसा रहा हो, लेकिन वो उसका हलचल जो है क्लास में बंद ही नहीं होता है। कुछ ना कुछ वो करते रहेगा, बात करेगा, ये करेगा, वो करेगा, किसी को मार देगा। सेम उसी प्रकार से इसका हाल है पदार्थ के ठोस का कण का। भले वो बाहर नहीं जा सकता है बच्चा, लेकिन क्लास में वो हल्ला करेगा, क्लास में बदमाशी करेगा। सेम उसी प्रकार से पदार्थ का कण भले वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है, लेकिन जिस जगह पर वो बैठा हुआ है, जिस जगह पर वो है, वहाँ पर वो डांस करते रहेगा, उसके अंदर कंपन रहेगा। ठीक है, चलिए इस बात को आप समझ गए। अब पदार्थ का कण जो है वो काफ़ी निकट होता है, यानी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक के है तो सटा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर सकता है। जैसे कि अभी आपको तुरंत ये दोनों पॉइंट जो है क्लियर करवाए हैं। पदार्थ का कण जो बोलेगा हम यहाँ से उठ के यहाँ चले जाए तो नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके बीच का जो स्थान है, उसके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, उसके बाद और ये पॉइंट भी आपका क्लियर करवाए, जो अपने विराम के मध्य स्थान, अपने विराम के मध्य स्थान कहने का मतलब जिस स्थान पर वो अभी है उस स्थान पर जो है वो कंपन करते रहता है, वाइब्रेट करते हुए रहता है, वो संच नहीं बैठता है। ठीक है, चलिए अब जो है इस ठोस से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जो उसके आकृति और आयतन के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ये सब के बारे में जो है अभी हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग आकृति एवं आयतन यानी शेप एंड वॉल्यूम को हम लोग देखते हैं। ठीक है, शेप कहने का मतलब जिस आकार में वो बना हुआ है, उसके बाद वॉल्यूम जितना वो जगह को कंज्यूम कर रहा है, जितना जगह वो खींच रहा है, तो वो इसका वॉल्यूम हो गया यानी आयतन हो गया। और शेप मतलब जिस आकार में वो बना हुआ है वो आपका जो है शेप हो गया, आकृति होगा। जैसे अगर बोतल की बात करें तो बोतल की ये आकृति देखिए, यहाँ से ये पतला है, फिर आके यहाँ पे मोटा हो गया, फिर आके यहाँ से मोटा पतला, यहाँ पे फिर बीच में पतला हो गया, फिर मोटा हो गया, तो ये इसका शेप है। क्या है? इसका ये शेप है। और अगर आयतन की बात करें यानी वॉल्यूम की बात करें तो ये बोतल जितना जगह घेर के रखा हुआ है, ये सारा का सारा इसका जो है आयतन है। चलिए अब जो है हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, जो किसी भी ठोस पदार्थ का आकृति और आयतन दोनों निश्चित क्यों होता है, उसको हम बदल क्यों नहीं सकते हैं। ठीक है, और वो बदलता क्यों नहीं है? तो जैसा कि अभी बोले थे, जो ठोस पदार्थ का जो पार्टिकल होगा यानी कि सॉलिड का जो पार्टिकल होता है, वो उसके बीच में इतना कम स्थान होता है, इतना कम जगह होता है, इतना कम स्पेस होता है, और उसके आकर्षण बल इतना काफ़ी होता है जो उसको और अधिक पास जो है नहीं लाया जा सकता है और ना ही उसको अधिक दूर लेके जाया जा सकता है। इसी कारण जो है उसका आकृति और आयतन दोनों का दोनों जो है निश्चित होता है। चलिए इस बात को आप समझ गए। अब चलिए दूसरा इसका घनत्व होता है यानी डेंसिटी। ठोस का सॉलिड का डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ता है बाबू? ठोस का डेंसिटी जो होता है काफ़ी उच्च होता है। अब डेंसिटी को समझिए, डेंसिटी क्या होता है? तो किसी भी मैटर का इकाई आयतन में उसके द्रव्यमान यानी कि वो एक इकाई आयतन में जितना उसका वजन होगा, जितना वो द्रव्यमान रखेगा, वही उसका आयतन घनत्व कहलाता है। ठीक है, अब घनत्व को समझिए। अगर सीधा लैंग्वेज में अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो जो वस्तु जितना कम जगह में जितना भारी होगा, जो वस्तु जितना कम जगह में जितना भारी होगा, उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें ये बोतल, इस बोतल का अभी जो वॉल्यूम है, आयतन है 1 लीटर का है। ठीक है, 1 लीटर आयतन में अगर इसमें हम पानी डालें और इसमें गैस डालें और इसमें गिट्टी भर दें, ठीक है, गिट्टी या बालू कुछ भी भर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सा ज़्यादा वजन करेगा? तो सीधी सी बात है, जो आप जो ठोस डाले हैं, गिट्टी या तो बालू डाले हैं, वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो कम स्थान में जो है ज़्यादा घनत्व आपको पैदा करके देता है। ठीक है, यानी कि कम स्थान में, जब स्थान कम रहेगा तो उसमें जो है कण उसका बहुत ज़्यादा घुस के रहेगा, ठूस के रहेगा, और जितना ज़्यादा कण होगा उसका जो है भार उतना ही बढ़ जाएगा। यानी कम स्थान में जो ज़्यादा भारी हो उसका घनत्व उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी तक जो हम लोग घनत्व को देख रहे थे, हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं जो किसी भी ठोस पदार्थ का घनत्व काफ़ी उच्च होता है, यानी कि हाई होता है, क्योंकि ठोस पदार्थ का कण बहुत नज़दीक होता है और उसका आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है, जिस कारण से उसका घनत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब चलिए तीसरा पॉइंट इसका है द्रवनांक और क्वथनांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें किसी भी सॉलिड का, तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि कमरे के ताप से ज़्यादा होता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है
जो निम्न में से किसका बॉइलिंग पॉइंट कमरे के ताप से ज़्यादा होता है, तो आपको ऑप्शन में ये ठोस देखने को मिलेगा। इस बात को आप जो है ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा ये समझते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो वो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि द्रवनाक, अगर कोई ठोस पदार्थ वो द्रव के रूप में पिघलने लगे, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को जब गर्म कीजिएगा तो वो पानी बनने लगता है, तो वो क्या हो रहा है, अभी मेल्ट हो रहा है, यानी कि वो गल रहा है। तो ये द्रवनाक जो होता है एक ताप होता है, एक टेम्परेचर होता है, एक निश्चित टेम्परेचर पर जो है वो गलना प्रारंभ करता है, तो वो इसका क्या हो गया, द्रवनाक हो गया। तो ठोस पदार्थ को गलाने के लिए जो है उसमें उष्मा की जो है मात्रा प्रचुर मात्रा में देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्वथनाक, क्वथनाक मतलब कोई द्रव पदार्थ जो है जब द्रव पदार्थ में हीट देंगे तो वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगता है, यानी वो वेपर के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है। चलिए गाना आ गया था, इसी कारण रुक गए थे 2 मिनट। अब चलिए क्वथनाक को समझ रहे थे। क्वथनाक यानी कि जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था में हो और उसको हीट देके जब हीट देते हैं तो वो गैस के रूप में परिवर्तित होने लगता है, यानी कि वो वेपर बनने लगता है, तो इस चीज़ को हम क्वथनाक कहते हैं, मतलब इस ताप को हम क्वथनाक कहते हैं और इस प्रक्रिया क्वथन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका कारण क्या है, जो ठोस पदार्थ है यानी सॉलिड है उसका द्रवनाक और क्वथनाक उच्च होता है। आप जानते हैं ठोस पदार्थ के कण में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, यानी इसको अलग करने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमें उष्मा देनी पड़ती है, और उष्मा जब ज़्यादा मात्रा में मिलेगा तो उसका क्वथनाक जो और द्रवनाक जो है वो हाई हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। चलिए अब जो है हम लोग इस बात को समझते हैं कठोर और दृढ़, यानी कि हार्ड और रिजिड को समझते हैं। जो सॉलिड जो होता है वो हार्ड क्यों होता है और वो दृढ़ क्यों होता है, यानी रिजिड क्यों होता है। जैसा कि अभी आपको बताए थे, ऊपर का बस 2-3 पॉइंट आप याद रखिए, अब हर एक चीज़ का जवाब जो है आप दे सकते हो। अब चलिए हार्ड होने के पीछे इसका जो है कारण को हम लोग समझते हैं। जो कोई ठोस पदार्थ जो है हार्ड या तो दृढ़ क्यों होता है, उसके ठोस पदार्थ का अंतराक अनुक स्थान बहुत कम और आकर्षण बल बहुत ज़्यादा, जिसे वो छोड़ेगा नहीं, और उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो कण है एक स्थान से दूसरे स्थान भी गमन भी नहीं कर सकता है, वो अपने स्थान पर कंपन करेगा, ये चलने वाली बात है, लेकिन ये जो बोलेगा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाए वो नहीं जा सकता है। और हार्ड मतलब हार्ड, अभी जो ये मार्कर है भैया हार्ड है ना, ये हार्ड करने का मतलब दबाने पर ये नहीं दबता है, ये हार्ड है, इसका आयतन निश्चित है, अगर इसको कहीं पर फेंक भी दे तो वो इस जिस शेप में बंधा है अभी उसी शेप में वो रहेगा। तो इसी कारण इसके अंतराक अनुक स्थान जो होता है वो, और उसको कम नहीं कर सकते हैं और उसको ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि बल लगा रहा है दोनों कण के बीच में बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये हार्ड होता है और ये दृढ़ होता है, ठीक है। अब चलिए इसका जो है नेक्स्ट संपीड्यता को इंग्लिश में कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। अब संपीड्यता को समझिए, अपना देसी भाषा में समझिए संपीड्यता होता क्या है। भैया किसी भी चीज़ को हम दबा दे, दबाने के बाद वो सिकुड़ जाता है, तो दबाना क्या हुआ, संपीड्यता। संपीड्यता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी, किसी भी चीज़ को दबा देना, क्या दबा देना, वो संपीड्यता होता है। अब ठोस पदार्थ का संपीड्यता भैया ये बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है। कहने का मतलब ठोस कोई भी सॉलिड है उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते हैं। जनरली देखिए किसी भी पदार्थ में उसको दाब जब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ा के या दाब घटा करके उसका आयतन को हम परिवर्तित कर सकते हैं, यानी जब दाब बढ़ाएंगे तो उसका आयतन कम हो जाएगा और दाब को जब कम कर लेंगे उसका आयतन जो है बढ़ जाएगा। जैसे कि हम लोग LPG गैस जो आता है उसी प्रकार से होता है, जब हम लोग गैस को पढ़ने लगेंगे तब उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो संपीड़ित यानी कि दाब बढ़ा के या घटा के जो है उसका आयतन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप जो है ठोस के बारे में जानते हो, उसके पार्टिकल के बारे में जानते हो, जो उसके पार्टिकल के बीच का जो स्थान होता है, स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है, और इतना कम होता है कि उसको और अधिक कम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ठोस पदार्थ को जो संपीड्य नहीं होता, क्या बोला जाता है, बोलेगा आपको जो कोई भी सॉलिड मैटर जो है का वो कंप्रेसिबिलिटी है, संपीड्य है, नहीं भैया वो संपीड्य नहीं है। चलिए इस बात को आप समझ गए। अब चलिए बहाव यानी कि फ्लो। बहाव मतलब किसी चीज़ को कहीं पर रखिए वो बह जाए, तो क्या बहाव है। जैसे यहाँ पे पानी है तो पानी को हम हाथ पर रखेंगे तो बह जाएगा, ये तो द्रव है, द्रव जब पढ़ने लगेंगे तब द्रव को देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ठोस में जो बहाव होता है या नहीं होता है, ठीक है। इस बात को आप जानते हो, जो
ठोस पदार्थ का जो कण होगा उसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा है और स्थान बहुत कम है, और वो आसानी से एक दूसरे के ऊपर से फिसल नहीं सकता है। जब वो फिसलेगा नहीं तो उसमें बहाव की प्रकृति भी नहीं होगी, बहाव का जो है गुण भी नहीं होगा, यानी फ्लो जो है उसमें नहीं होता है। आप किसी भी ठोस पदार्थ को देख लीजिए, ये मार्कर है तो क्या ये बह जाएगा? नहीं ना बहेगा जी। चलिए आगे बढ़िए। अब प्रसार या संकुचन, संपीड्य और प्रसार। एगो संपीड्य में एगो बात आपको बताना भूल गए, जैसे पाव रोटी खाते हैं, स्पंज है, ये भी ठोस ही है, लेकिन जब उसको दबाइएगा तो ये हाथ मुट्ठी में आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है जो वो मतलब ठोस नहीं है। देखिए जब पाव रोटी लेते हैं या तो स्पंज लेते हैं तो उसमें एयर बहुत ज़्यादा मात्रा में भरा हुआ रहता है, यानी कि हवा जो है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में भरा हुआ रहता है। जब उसको हम लोग दबाते हैं तो हवा क्या होता है, उससे निकल जाता है। मतलब हवा निकलने के बाद वो जो है लगता है जो दब गया, लेकिन उसका जो मेन पार्टिकल, मेन उसका जो कण है स्पंज का वो दबता है? नहीं दबता है भैया। इसी प्रकार से अगर पेपर ले हम लोग, तो पेपर को हम दबा के मुट्ठी में हम बंद कर लेते हैं, क्या हम बोलेंगे जो इसको हम कंप्रेस कर लिए? नहीं किए, उसका जो मेन पार्टिकल है उसको हम कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे है इसका प्रसार या तो संकुचन, यानी एक्सपेंशन और उसके बाद कंट्रैक्शन। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जनरली किसी भी पदार्थ को जो है उसका ताप को बढ़ा के या घटा करके उसमें ताप जब बढ़ाइएगा तो उसमें प्रसार ला सकते हैं, और ताप जब घटाइएगा तो उसमें संकुचन यानी कि सुकराव ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन ठोस पदार्थ में ये बहुत ही कम होता है। इसका भी कारण वही है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स और इंट्रामोलिकुलर स्पेस, यानी कि उसका आकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है जो जब उसमें ताप बढ़ाइएगा तो वो अपने विराम के मध्य स्थान यानी जहाँ पर वो स्थिर है वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करेगा, बहुत तेज़ी से करेगा, लेकिन उसको इतना ऊर्जा नहीं मिल पाता है जो वो अपने विराम के मध्य स्थान से फांक के या कहीं और चला जाए। ठीक है, तो ये प्रसार या संकुचन जो होता है ठोस पदार्थ में बहुत ही कम होता है। और संकुचन की अगर बात करें तो जब ताप को हम घटाएंगे, जब लोहा को आप ताप में मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर में रखिएगा तो क्या वो सिकुड़ेगा? जल्दी नहीं सिकुड़ता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन एक प्रक्रिया है, इसको समझिए। तो सब्लिमेशन जब कोई ठोस पदार्थ में हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो बिना वो द्रव में परिवर्तित यानी बिना वो लिक्विड बने वो गैस बन जाए, यानी वो हवा में गैस के रूप में निकल जाए, ये क्रिया सब्लिमेशन कहलाती है। और जो सब्लिमेशन जिसका हो रहा है वो सब्लिमेट कहलाता है। जैसे कि कपूर, कैम्फर के बारे में आप जानते होंगे। कैम्फर को जलाइएगा, जैसे हम लोग के घर में जो है पूजा पाठ होती है, तो पूजा पाठ में आप देखते होंगे जो कपूर जलाया जाता है। ठीक है, और कपूर जलाने के बाद वो द्रव में नहीं बदलता है, सीधा वो गैस में चला जाता है। जब वो गैस में चला गया तो वहाँ पे कपूर का जो है सब्लिमेशन हो गया, यानी कपूर का जो है ऊर्ध्वपातन हो गया, और वो कपूर जो है वो सब्लिमेट कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आयोडीन होता है, उसी प्रकार से क्या कहते हैं शुष्क मतलब शुष्क बर्फ बोलते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है शुष्क रूप जो है उसको बोला जाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए शुष्क बर्फ, इसमें भी जब उसको निकालिएगा तो उसमें धुआं उठने लगता है। किसी फिल्म सब में देखते होंगे अप्सरा सब नाच रही है, अब बादल सब ऐसे बन के लगता होगा जब बादल घूम रहा है, तो वो क्या है भैया? वो शुष्क बर्फ ही है। ठीक है, वो ठोस से जो सीधे जो है गैस में परिवर्तित हो रहा है। चलिए उसके बाद नेफ्थलीन है, आयोडीन के बारे में आपको बता ही दिए हैं। चलिए हम लोग विसरण को समझते हैं। विसरण नहीं होता है, विसरण प्यार होता है। कैसे? जब एक का कण दूसरे के कण में जाके अपने आप मिल जाए तो वो क्रिया विसरण कहलाती है, और जब एक लड़का का दिल एक लड़की के दिल से आके मिल जाए वो भी क्या कहलाता है रे? वो प्यार कहलाता है। यानी कि प्यार और विसरण सब सेम होता है, और इसमें ठोस पदार्थ का विसरण नहीं किया जा सकता है। किसका भैया? ठोस पदार्थ का विसरण। ठोस पदार्थ में विसरण की क्रिया नहीं होती है, लेकिन एगो अपवाद है। अपवाद कौन सी है? कॉपर है और जिंक है। जब कॉपर और जिंक को एक जगह सटा के रखिएगा तो कुछ दिन के बाद वो प्यार करने लगता है, प्यार कर लेता है, यानी एक दूसरे में वो चिपक जाता है, लेकिन जनरली जो है ठोस पदार्थ का विसरण नहीं होता है। चलिए अभी तक जो है हम लोग ठोस पदार्थ के बारे में जितना भी टॉपिक बन रहा था, जितना भी फैक्ट बन रहा था, सारा का सारा को जो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और आप इतना तैयार कर लीजिए, आपका जो है एक भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटने वाला है। और अब जो है नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो बनाएंगे वो द्रव यानी लिक्विड के बारे में बताएंगे, और लिक्विड का भी टोटल हम लोग प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। चलिए, और एक्सपेरिमेंट सब नहीं देखे हैं तो क्लास जाके आप लोग देख लीजिए। धन्यवाद।